हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 11 का विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने पेरोक्साइड के बारे में डिस्कशन किया, प्रिपरेशन की बात की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बच्चों, टुडेस टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलो, पेरोक्साइड बोलो। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं इन गैस फेज एंड सॉलिड लिक्विड फेज, मतलब गैस फेज में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है और सॉलिड लिक्विड में थोड़ा सा अलग होता है। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर इससे दोनों में सेम होता है। इट लुक्स लाइक अ ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर मतलब अगर आपने कोई किताब खोली रखी हुई है, जैसे कि एग्जांपल मेरे पास एक बुक रखी हुई है इस तरीके से, ये किताब खुली रखी हुई है, दैट इज विल से हियर इस तरीके से। ओपन बुक स्ट्रक्चर, सो यू कैन ड्रॉ बुक एज यू लाइक। आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो आप आपकी पसंद से बना लेना। आई कैन ड्रॉ इन दिस वे, मैं थोड़ा सा इस टाइप से बना सकता हूँ, तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, कोई भी ओपन बुक स्ट्रक्चर, here I will be drawing gas for gas I am drawing, here there will be I am drawing for solid and liquid। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस फेज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड फेज में थोड़ा अलग होता है। डिफरेंस क्या है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब क्या होता है बच्चों? HOOH, ये वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखो H यहाँ पर रहेगा, इन दिस लाइन देयर इज ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। क्या बात समझ में आ रही? बस जो सीधी लाइन है यहाँ पर आपको ऑक्सीजन रखना है, जैसे ये पुट हियर ऑक्सीजन, हियर देयर इज हाइड्रोजन एंड हियर देयर इज हाइड्रोजन। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? मतलब ये हाइड्रोजन इस पेज पे रहेगा, ये हाइड्रोजन इस पेज में और ऑक्सीजन कहाँ पे? बीच में आ गया। अगर आपके पास किताब रहेगी तो यू कैन मेक इट दैट वे। अब इसमें कुछ टर्म्स है, देखो ये इनका बीच में बॉन्ड बना लेता हूं मैं, दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो यहां तक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होगा। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ओपन बुक स्ट्रक्चर कहते हैं इसे क्योंकि बुक की तरह दिख रहा है बच्चों। इसमें हमारे पास दिख रहे बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला कौन सा बॉन्ड एंगल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल। इनका लेंथ कितना होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल के इनका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? एंड एंगल बॉन्ड एंगल विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? फर्स्ट थिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं गैस फेज की बात करता हूं, व्हाट इज फॉर गैस फेज? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ होता है 95 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली। कितना होता है बच्चों? 95 पिकोमीटर। मतलब ये जो है दिस इज 95 पिकोमीटर। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? देन फॉर दिस वन इट इज 98.8 पिकोमीटर। अगर मैं सेम इसको बढ़ा दूं, यहां पर सेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, दोनों बॉन्ड की बात चल रही है। ये बॉन्ड भी इतना रहेगा, ये बॉन्ड भी इतना रहेगा। इट इज बट हियर सी 98.8 पिकोमीटर। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना बढ़ गया? देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बढ़ गया थोड़ा सा। कैन यू सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड? नाउ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड देखो। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्साइड आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के। एक 90 इसमें आ गया गैस फेज के लिए है एंड अनदर इज सॉलिड और लिक्विड फेज के लिए। नाउ स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल, ओपन बुक का हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। नाउ बॉन्ड एंगल्स आर इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ फॉर गैस देयर इज 95 पिकोमीटर, फॉर सॉलिड इज 98.8 पिकोमीटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें इट इज 147.5 पिकोमीटर। कितना है बच्चों? 147.5 पिकोमीटर। एंड फॉर सॉलिड के लिए अगर मैं यही सेम बॉन्ड लेंथ की बात करूं इट इज 145 कितना है? 145.8 पिकोमीटर। so that is 145.8 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज यू नो व्हाट इज पिकोमीटर? नैनो के बाद पिको होता है 10 to the power -12 मीटर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद भी करना है। अब बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं, दिस बॉन्ड एंगल सी ये जो मैंने लिखा है ये हुआ, दिस इज 147.5, here it is 145.8 पिकोमीटर। अब बॉन्ड एंगल इसको मैं ऊपर लिख देता हूं
बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड एंगल। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो गैस फेज में व्हाट इज बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इनके बीच में क्या बॉन्ड एंगल है, इसके बारे में बात करें। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में हियर देयर इज बॉन्ड इज 94.8 डिग्री, मतलब जब वो गैस फेज में है तो बॉन्ड देखो 94.8 है, और जब सॉलिड फेज में है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है इट गेट्स इंक्रीज एंड इट विल बिकम 101.9 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज बॉन्ड एंगल। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल बॉन्ड बन, स्पेशल एंगल क्यों बन रहा है, देखो ये जब अगर मैं बुक कंसीडर करता हूँ, ये अगर मैं बुक कंसीडर करता हूँ तो इसे हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, क्या कहते हैं, डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल। तो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल की भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, डायहेड्रल एंगल, ये भी आपको याद करना है। सो हियर इट इज 111.5 डिग्री फॉर गैस फेज, अगर गैस फेज की बात करेंगे तो उसका बुक थोड़ा ज्यादा ओपन रहेगा, एंड फॉर सॉलिड इट इज 90.1। तो सॉलिड में अगर फिर सॉलिड फेज में है पेरोक्साइड तो इट इज इन दिस वे, ऐसा बुक स्ट्रक्चर 90 डिग्री, एंड अगर गैस फेज में है तो थोड़ा ज्यादा ओपन बुक रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्साइड, एज सच इतना कुछ डिटेल नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ 95 98.8, here 147.5, here 145.8, here 94.8 डिग्री एंड here 101.9 डिग्री, यहां पर 111.5, यहां पर 90.5 90.1 डिग्री। तो ये हुआ स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इतना लिख लो, देन वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, ठीक है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखने की जगह मैं H2O2 लिख देता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर या फिर ऑक्सीडाइजिंग एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये अपने सामने कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ, ये लिख दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, in presence of acidic medium, again B in presence of basic medium। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, इट हैव अ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, एक्चुअली इसका रेड्यूसिंग बिहेवियर भी है बच्चों, लेकिन पहला हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहां पर कैसे शो करता है, एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर कहां पर, रिड्यूसिंग का बाद में बताएंगे, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग में एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेट अस टेक एग्जांपल Fe+2 प्लस H2O2 प्लस H प्लस आयन, ठीक है। अब यहां पर एसिडिक मीडियम है तो दिस विल गिव अस Fe+3 प्लस H2O, अब यहां पर ट्वाइस H2 आ जाता है, नाउ इट इज द बैलेंस वन, ठीक है, इसको 2H प्लस कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो बच्चों, ये Fe है +2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। यू नो ऑक्सीडेशन कब होता है, क्या क्या डेफिनेशन है, व्हेन द सब्सटेंस गेट ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉसेस, व्हेन लॉस, जब ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तभी तो +3 होगा, बात समझ में। सेकंड एग्जांपल इसी का, lead sulfide plus H2O2, it will become PbSO4, lead sulfate plus H2O, lead sulfate बन जाएगा बच्चों ये, और यहाँ पर लेना पड़ेगा 4H2O2 and 4 वाटर बनेगा। देखो बच्चों, if you see carefully, यहाँ पर लीड का लीड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सल्फर यहाँ पर -2 है। इफ यू कैलकुलेट सल्फर, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सल्फर का आता है +6, तो -2 से सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया +6 पर, तो इट इज ऑक्सीडेशन, एंड अगेन इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर इट इज बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H+, यू नो SO4 इज अ H2SO4 बनाएगा, सल्फर के आयन है, सल्फेट के आयन से इट विल फॉर्म H2SO4 एसिडिक मीडियम में, तो ये दोनों प्रोसेस हो रही है एसिडिक मीडियम में, बात समझ में आई। अब बेसिक मीडियम में भी सेम मैं आयरन का प्रोसेस लूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हो जाएगा, इसमें मैं लूंगा Fe+2
प्लस H2O2। तो क्या होगा, आयरन यहां पर भी ऑक्सीडाइज होने वाला है, बनाने वाला Fe+3, बट साथ में वो OH नेगेटिव आयन बनाएगा, मतलब दिस इज टेकिंग प्लेस इन द बेसिक मीडियम और हमारे पास में कितना 2OH नेगेटिव बनेगा, कितना बनेगा 2OH नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। यहां पर क्या हो रहा है, दिस वन इज रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, again oxidation number is increasing, oxidation in presence of basic medium, oxidation in basic medium. Secondly Mn+2, सॉरी Mn+2 का ऑक्सीडेशन देखते हैं हम लोग, Mn+2 plus H2O2 will form Mn+4 plus OH negative. This is converting, this is again oxidation, टू इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसको यहां से, तो H2O, दिस इज H2O2 है, पर 2OH है। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी यहां पर? दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉर बाय पेरोक्साइड बाय यूजिंग इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ओके, सो अब हम बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। सेकंड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलो या एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बोलो, तो इसमें भी दोनों कंडीशन आती है। पहला इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड आल्सो इन द बेसिक मीडियम। सेकंड दोनों में आता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग दोनों में था इन बेसिक मीडियम। तो दोनों का हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एसिडिक मीडियम में बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब या फिर रिडक्शन, इट सपोर्ट रिडक्शन, इसके साथ में जो भी सब्सटेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना, हाइड्रोजन ऐड होना या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाना, ये सब चीजें। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं MnO4 नेगेटिव प्लस यहां पे मैं लेता हूं 5H2O2 प्लस 6H प्लस। देखो H+ इज फॉर एसिडिक मीडियम। अब यहां पर क्या हो रहा है, MnO4 नेगेटिव का बन जाएगा Mn+2। Here it will be formation of 8H2O molecule and 5 oxygen gas. 5 oxygen gas will be liberated. ठीक है, 5O2 will be liberated. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, रिएक्शन तो आपको याद ही करना है। तो मैंगनीज का रिडक्शन हो गया, यहाँ पर था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अगर नहीं कैलकुलेट करना आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस मॉलिक्यूल में मैंगनीज का +7 कैसे आ रहा है। यहाँ पर तो +2 था, इट इज रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन, एक एग्जांपल। अब दूसरा एक एग्जांपल बेसिक सिंपल सा है, हम हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड का HOCl plus H2O2 gives, यहाँ पर H3O पॉजिटिव मिलेगा हमको और Cl नेगेटिव मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, तो देखो H2O2 इज हियर, तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर था, 2 ऑक्सीजन वहां चले गए, बैलेंस है ये रिएक्शन। क्लोरीन का यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड इट इज रिड्यूस्ड टू -1, दिस वन इज रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया बच्चों। तो ये दोनों कंडीशन में देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर हियर ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पर भी पेरोक्साइड है, यहाँ पर भी पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड इज एक्टिंग हैविंग अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द बेसिक, कि बेसिक मीडियम में कैसे रिडक्शन होता है। अबाउट द एग्जांपल ऑफ फॉर बेसिक मीडियम में किस तरीके से रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर मैं लेता हूं फर्स्ट एग्जांपल, ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस thrice H2O2, so this will form twice MnO2, यहाँ पर ये बनेगा twice MnO2 प्लस बच्चों यहाँ पर इसके MnO2 के साथ देखो ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो यहाँ पर 3O2 प्लस twice H2O प्लस twice OH नेगेटिव। इस तरीके की केमिकल रिएक्शन बनेगी। यहाँ पर मैंगनीज का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 था एंड यहाँ पर हो गया +4। You can see here reduction, how reduction is taking place. So this is reduction of manganese. Okay, so okay, यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा था, यहाँ it is for balancing, you have to apply here 2, तब जाके ये बैलेंस होगा। Okay, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितना है, 2 10 है, यहाँ पर 8 और 10 और 18 है, तो यहाँ पर 2 4 8 18, तो ऑक्सीजन आप बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लगा था। सेकेंड वन, दिस वन इज रिडक्शन, यहाँ पर +7 मैंगनीज का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, देखिए एग्जांपल ऑफ आयोडीन I2 प्लस H2O2
here plus OH negative. OH negative में हम रिएक्शन करें, it is forming 2 I negative plus it forms 2H2O plus O2. ठीक है, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पर 2 oxygen, so here is 2 OH is required. Hydrogen कितने 2 4 और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. So here again you will see the iodine, यहाँ पर क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन है स्टेट है iodine का, यहाँ पर -1 हो गया, that is it is a reduction. Important point here is कि reduction reaction हो रहा है यहाँ पर. Reduction is happening in acidic medium as well as basic medium, दोनों कंडीशन में पेरोक्साइड बिहेव कर रहा है. तो सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम. अब हम बात करेंगे द स्टोरिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर कैसे करते हैं, वैसे तो नॉर्मल होता है बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिकॉशंस लेने होते हैं. बट फर्स्ट राइट डाउन दिस वन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके बच्चों, सो वी विल टॉक अबाउट द स्टोरेज ऑफ H2O2. ऐसा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है स्टोरेज ऑफ H2O2, एंड इसके बाद हमारा यूजेस है एंड देन वी विल कंप्लीट द H2O2. इसमें कुछ बेसिक प्रोसेस है कि ये जो H2O2 है बच्चों, इफ इट गेट्स एक्सपोज्ड टू सनलाइट, अगर ये सनलाइट के एक्सपोजर में आएगा तो क्या होगा, इट विल फॉर्म वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. तो देखो ऑक्सीजन फॉर्म करता है, मतलब इसको मैं डबल कर देता हूं तो इट विल फॉर्म 2 हियर इट विल बी O2. ठीक है, तो ऑक्सीजन बनते जाएगा. अगर कोई कंटेनर है, आप उसमें मतलब कांच का कंटेनर है, मेटल कोई भी कंटेनर ले लो, आप उसको धूप में रख रहे हो जिसमें पेरोक्साइड बना है, तो पेरोक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन बनते जाएगा. अब हर कंटेनर की एक लिमिट होती है, चाहे मेटल हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, एक लिमिट तक वो उतना गैस का प्रेशर सस्टेन करेगा. बट उससे ज्यादा अगर ऑक्सीजन का प्रेशर बन गया तो वो फूट जाएगा और पूरा केमिकल वेस्ट हो जाएगा. प्लस हमारा पेरोक्साइड तो पेरोक्साइड नहीं रहेगा, वाटर बन जाएगा और हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी. वाटर इज टोटली डिफरेंट देन पेरोक्साइड. पेरोक्साइड अलग केमिकल है और वाटर बहुत अलग है. दोनों में कोई सिमिलरिटी का मतलब हमारा काम ही नहीं हो पाएगा ना पेरोक्साइड में. तो हम स्टोर कैसे करते हैं, सबसे पहला कंडीशन कि जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन can be catalyzed by metals. metals से catalyze होती है. तो do not store in metal, क्या पॉइंट आएगा यहाँ पर, do not store in metal. तो मेटल कंटेनर में हम पेरोक्साइड को नहीं रखते हैं, याद रखना, मेटल्स में नहीं रखते हैं. सेकेंडली सेम रिएक्शन, this reaction can be catalyzed by अल्कली. अगर उसमें अल्कली प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती. तो अल्कली इज प्रेजेंट इन ग्लास, रिमेंबर अल्कली ग्लास, यू नो ग्लास कंटेनर्स होते हैं. तो सो यू कैनॉट स्टोर इन ग्लास. अब ग्लास में स्टोर नहीं करने के दो रीजन है. अगर आप ग्लास में स्टोर करोगे तो ट्रांसपेरेंट होता है, सनलाइट डायरेक्टली चली जाएगी और ये रिएक्शन हो सकती है. और दूसरा उसमें अल्कली होता है, दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो फिर स्टोर किस में करेंगे बच्चों, अब मेटल में नहीं कर सकते, ग्लास में नहीं कर सकते. तो इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइन प्लास्टिक कंटेनर. अब वैक्स लाइन का मतलब क्या होता है, तो जो कंटेनर रहेगा, देखो जो भी कंटेनर है उसके अंदर इसमें एक वैक्स की कोटिंग लगी रहेगी. सी रिमेंबर देयर इज अ वैक्स लाइन, दिस इज वैक्स लाइन इनसाइड, अंदर से इस कंटेनर के और इसके अंदर में पेरोक्साइड रख सकते हैं. तो वैक्स लाइन प्लास्टिक कंटेनर इज यूज्ड. क्या रीजन है इसका, दो रीजन. पहला रीजन, plastic do not react with H2O2 एंड दूसरा तो हमारा प्लास्टिक में वो स्टोर रहेगा, लाइन वैक्स लाइन है. अब ये तो वो स्टोरेज का मतलब हम किस में स्टोर करेंगे, याद रखना. एंड अगेन डार्क कलर, स्टोर इन डार्क कलर, वो भी इसमें नहीं होता है. डार्क कलर वैक्स लाइन, तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो अगर लिखना है तो. पहला डार्क कलर होना चाहिए, डार्क कलर. सेकंड वैक्स लाइन होना चाहिए शॉर्ट में अगर लिखना है तो. थर्ड
प्लास्टिक कंटेनर होना चाहिए। अब इन सब पॉइंट को छोड़कर, ये तो वो स्टोरेज का सब अब समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डस्ट और डर्ट इट शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डर्ट पार्टिकल। अब डर्ट पार्टिकल से क्यों फ्री होना चाहिए? इसका रीजन है दैट डर्ट particles induces explosive process in H2O। मतलब अगर हम उसमें पार्टिकल्स रहेंगे, छोटे से डस्ट के पार्टिकल भी रहेंगे, तो H2O2 में एक एक्सप्लोसिव प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है एक छोटा सा पार्टिकल। इसलिए जब भी हमें ये कंटेनर यूज करना होता है तो एक्सट्रीमली क्लीन कंटेनर हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वैक्यूम क्लीन करके उसे पूरा क्लीन कंटेनर यूज किया जाता है। और वो भी कौन सा कंटेनर? डार्क कंटेनर, वैक्स लाइन और प्लास्टिक कंटेनर। और स्टोर कहां करते हैं बच्चों? स्टोर्ड इन डार्क रीजन। सनलाइट में नहीं स्टोर करते, इसको याद रखना, कभी भी सनलाइट में नहीं स्टोर किया जाता, डार्क रीजन में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा हुआ स्टोरेज ऑफ पेरोक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये पॉइंट। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्टोर करते हैं और डस्ट फ्री क्यों होना चाहिए। एक्सप्लोसिव, इट इंड्यूसेस एक्सप्लोसिव रिएक्शंस, एक्सप्लोसिव प्रोसेस। इसके बाद हमारा है लास्ट H2O2 के लिए यूजेस, और फिर हमारा H2O2 खत्म होगा। तो आज हम इस H2O2 को खत्म करते हैं। यूजेस भी मैं बता देता हूँ, पहले इसको नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द यूजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं फाइनली पेरोक्साइड के यूजेस की, और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यूजेस ऑफ पेरोक्साइड, देखो मैंने जल्दी कंप्लीट करने के लिए पहले ही लिख दिया, ताकि दिस इज जस्ट यूजेस है, तो इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ नहीं है। पहले यूज है हेयर ब्लीच। तो देखो जो हम हेयर को कलर करते हैं, हम मतलब मैंने नहीं किया, बट जो लोग हेयर कलर करते हैं, तो हेयर कलर में क्या होता है, देखो अगर आप ट्राई करके देखना कि आप एक व्हाइट पेपर है, आपके पास व्हाइट पेपर है थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर है, उसको पहले से थोड़ा शेड कर दो। मतलब देखो कि ये हेयर्स है, कुछ हेयर्स ब्लैक होंगे, कुछ हेयर्स व्हाइट हो गए होंगे, बीच में व्हाइट हो गया। देखो तो जब मैं इसको कलर करूंगा, अगर मैं कलर करूंगा तो सिर्फ कलर होगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर से कलर मतलब ये पूरा कलर हो जाएगा। तो पुराना जो पहले से ब्लू ब्लैक होंगे वो और डार्क ब्लैक हो जाएंगे, और जो व्हाइट थे वो थोड़े से फेंट व्हाइट हो, फेंट ब्लैक होंगे। बात समझो क्या बोला मैंने कि जब बालों को कलर किया जाता है तब कुछ बाल सफेद होते हैं इसलिए तो कलर किया जाता है, और कुछ बाल ब्लैक होते हैं। तो जब उनके ऊपर कलर किया जाएगा तो जो व्हाइट होंगे वो थोड़े फेंट ब्लैक दिखेंगे, और जो काले हैं वो डार्क ब्लैक दिखेंगे। तो समझ में आ जाएगा कि इसने कलर किया। तो जो कलर दिए जाते हैं, हम जो केमिकल्स कलर यूज किए जाते हैं, डाई, इसको कलर डाई कहते हैं, उसमें क्या होता है, पेरोक्साइड, अमोनिया, ऐसे कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं, जो हमारे काले बाल होते हैं उसको पहले सफेद करते हैं और फिर वो कलर करते हैं। और जितना अच्छा कलर आपको दिखता होगा, हेयर डाइज में आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा कलर आ रहा है, आपके सारे कलर सेम कलर के दिख रहे हैं, तो उसका उतना ज्यादा उसमें ब्लीच यूज करते हैं। तो इसलिए आपको कलर डाई नहीं यूज करना चाहिए। तो हेयर ब्लीच में H2O2 यूज करते हैं। H2O2 इज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। बच्चों आज की डेट में, कोरोना के डेट में आप देखो कि घर को डिसइंफेक्ट करना होता है, स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करना होता है, क्लासरूम को डिसइंफेक्ट करना होता है, तो वहां पर हम पेरोक्साइड ही यूज करते हैं, बिकॉज पेरोक्साइड इज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। और आप मेडिकल स्टोर में परहाइड्रोल नाम से केमिकल ले सकते हो, जो कि आपके घाव, वुंड कभी लग जाए, चोट, जिसे डेटॉल को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, वैसे पेरोक्साइड को भी क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। बट आप जो भी मेडिकल यूज करो तो आप डॉक्टर के परमिशन से ही यूज करो, मेरे परमिशन से मत करो। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम परबोनेट एंड परकार्बोनेट। तो ये दो केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें पेरोक्साइड लगता है, जिसका यूज हम डिटर्जेंट में करते हैं, दैट इज अगेन वन वर्ड। देन सिंथेसिस ऑफ दिस केमिकल्स, हाइड्रोक्विनोन। क्या है हाइड्रोक्विनोन बच्चों, कभी नाम सुना है आपने? अभी जब कोरोना की मेडिसिन आ रही थी तो क्लोरोहाइड्रोक्विनोन नाम सुना होगा, रिमेंबर? तो सोचो क्लोरोहाइड्रोक्विनोन बनाने के लिए पहले हाइड्रोक्विनोन तो बनाना पड़ेगा। हाइड्रोक्विनोन बनाने के लिए हमको पेरोक्साइड लगता है, सिंथेसिस। टार्टरिक एसिड, फूड प्रोडक्ट्स, सेफल्सोफोरिन, इट इज अ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने के लिए भी हमें पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन आर देयर, डिफरेंट मेडिसिन आर देयर। दिस इज are the important uses of peroxide. And then finally bleaching agent in industry. bleaching का मतलब होता है बच्चों, देखो यहाँ पे भी मैंने हेयर ब्लीच लिखा, ब्लीच का मतलब कलर रिमूव करने वाला।
तो पेरोक्साइड कलर रिमूव करता है। तो देखो टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की, तो क्या होता है जब हम कॉटन का, अगर कॉटन या कोई भी रॉ फाइबर लेते हैं तो उसमें कुछ धूल मिट्टी, कुछ उसका कलर डल होता है, तो क्या होता है उसका ब्लीचिंग करके उसको एकदम व्हाइट किया जाता है और फिर उसमें कलर लगाया जाता है। तो ब्लीचिंग किया जाता है टेक्सटाइल कपड़ों की, पेपर को कलर करने के लिए, लेदर, ऑयल्स एंड फैट्स को भी डीकलराइज करने के लिए हम कभी-कभी H2O यूज करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूज है यूज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब होता है ग्रीन केमिस्ट्री और द केमिस्ट्री which will help the environment which is used for sustainable development मतलब आज हम जिंदा है, हमारी आने वाली जनरेशन भी अच्छे से जी पाए। जैसे आप देख रहे हो आज हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें आरओ का पानी यूज करना पड़ता है। 10 साल पहले 15 साल पहले हमें नदी का पानी भी हम पी सकते थे क्योंकि प्योर वाटर था। आज पानी गंदा हो गया, 20 साल के बाद हवा गंदी हो जाएगी, फिर हमें ऑक्सीजन भी खरीद के लेना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन ना आए इसलिए हम केमिस्ट्री को मॉडिफाई करें, ग्रीन केमिस्ट्री। वहां पर पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहां पर देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक, जो हमारे घरों से टॉयलेट वेस्ट है, जो भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, पूरा पानी है जो हम डेली यूज पर्पस में जो पानी यूज करते हैं वो बाहर सीवेज सिस्टम से बाहर निकलता है और उसको ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक सीवेज ट्रीटमेंट और इंडस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं उस पानी को ट्रीट किया जाता है। उस पानी को ट्रीट करने के लिए हमें पेरोक्साइड की जरूरत पड़ती है। पेरोक्साइड एक्चुअल में करता क्या है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा था, केमिकल प्रॉपर्टी में उसके पास ऑक्सीजन होता है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीडेशन पे काम करता है। तो जो केमिकल्स नॉर्मल कंडीशन में डिग्रेड नहीं होते, देखो बायोडिग्रेडेबल या डिग्रेड नहीं होते मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। डिग्रेडेशन होना मतलब ऑक्सीडेशन हो जाना, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है बहुत सारे केमिकल्स का, तो हम उसमें पेरोक्साइड ऐड करते हैं और पेरोक्साइड उस प्रोसेस को फास्ट करता है, ऑक्सीडेशन फास्ट करता है और ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल से वो वाटर प्यूरिफाई होता है। तो मेनली अगर मैं बात करूं ग्रीन केमिस्ट्री में तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए पेरोक्साइड हम यूज करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स के लिए हम यूज करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, बिकॉज आई हैव डन एमटेक इन ग्रीन टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके इस बारे में बता सकता हूं, लेकिन दिस इज नॉट आवर टॉपिक ग्रीन केमिस्ट्री और ग्रीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हमारा पेरोक्साइड का टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हम हैवी वाटर के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम हाइड्रोजन इकोनॉमी या फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। तो दो टॉपिक हमारे बचे, एक लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, फिर इसको नोट करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।